हेलो स्टूडेंट्स, फोर्थ टॉपिक का एक इम्पॉर्टेंट और बहुत छोटा सा आसान ऐसा कंसेप्ट यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। एंड दैट कंसेप्ट इज नथिंग बट व्हाट, सेंटर ऑफ मास। क्या चीज़ है बताइए? सेंटर ऑफ मास। ये कंसेप्ट अपने को डिस्कस करना। बट अपन ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब ये न्यूटन के लॉ स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल है। दीज लॉज आर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मास। मीन्स फॉर द पार्टिकल, फॉर द सिंगल पॉइंट मास और सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस और सिस्टम ऑफ पॉइंट मासेस मीन्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है बेटा कि अगर बॉडी है एक्सटेंडेड लाइक स्फीयर, बॉडी है एक्सटेंडेड लाइक स्फीयर है और रॉड है, रिंग है, डिस्क है, ठीक है ना बेटा, रेक्टेंगल है, स्क्वायर। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनका मोशन अगर स्टडी करना है, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है, तो फिर फोर्स कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहा, एक्सेलरेशन कौन से पॉइंट का कंसीडर करना, एंड बिकॉज ऑफ विच द टर्म इंट्रोड्यूस्ड हियर इज नथिंग बट व्हाट, सेंटर ऑफ मास। अब देखो बेटा, यहां पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं। समझो कि ये ऐसा एक स्फीयर है। सपोज दिस इज नथिंग बट वन स्फीयर एंड इट इज रोलिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। ये सरफेस पे ऐसे रोल होते हुए जा रहा है। कैसे जा रहा है? अरे कैसे जा रहा है? रोल होते हुए जा रहा है। देन व्हाट हैपन्स? व्हाट हैपन्स हियर? all the particles except one particle perform circular motion as well as translational motion। सर्क्युलर मोशन का मतलब बेटा मालूम है? ये ऐसे घूमना, गोल गोल घूमना, है ना। द मोशन ऑफ पार्टिकल और अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट along the circumference of a circle is known as circular motion। सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल छोड़ के ये स्फीयर का हर एक पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमते हुए आगे जा रहा, गोल गोल घूमता है, इट मीन्स सर्क्युलर मोशन। आगे जा रहा, इट मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन। ऑल द पार्टिकल्स एक्सेप्ट वन पार्टिकल। सोचो कौन सा पार्टिकल है तो, ठीक है। ऑल द पार्टिकल्स एक्सेप्ट ओनली वन पार्टिकल perform which motion? Circular motion as well as translational motion। अब सिर्फ वो एक पार्टिकल कौन सा है? ये पार्टिकल सेंटर, ये कहीं घूमेगा नहीं। ये सिंगल पार्टिकल सीधा आगे जाएगा। It means it performs only translational motion। और वो जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल पे एक्ट होने वाला फोर्स, उसका एक्सेलरेशन अपन कंसीडर करने वाले हैं टू अप्लाई व्हाट, टू स्टडी व्हाट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। And then such a type of particle
इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। फिर ऐसे पार्टिकल को कहा जाता है बेटा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का अपने को क्या डेफिनेशन मिलता है, देखना इधर। द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी, द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्संट्रेटेड। ऐसा एक पॉइंट, ऐसा एक पॉइंट, वो पॉइंट बॉडी का हो सकता है, बॉडी पे हो सकता है, बॉडी के बाहर हो सकता है। ऐसा एक पॉइंट जहां पे बॉडी का पूरा मास कॉन्संट्रेट होता है, ऐसा अपन सपोज करेंगे। सपोज टू बी कॉन्संट्रेटेड, सपोज करेंगे बोले तो वहां पे बैलेंस होता ही है, कॉन्संट्रेट होता ही है। इन ऑर्डर टू स्टडी, in order to study what motion of the body, in order to study motion of the body in accordance with Newton's laws of motion, in accordance with Newton's laws of motion, वो बॉडी का मोशन स्टडी करना है, न्यूटन के लॉ अप्लाई करना है, और इसीलिए वो बॉडी का पूरा मास एक पॉइंट पे बैलेंस होगा, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होगा। दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। क्या चीज बेटा? दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट? सेंटर ऑफ मास। अब देखो, यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास वी अज्यूम दैट a body is replaced by single particle having mass equal to that of body. A body is समझो एक स्पेयर है और स्पेयर का मास है 5 ग्राम, तो अपन ये स्पेयर को एक सिंगल पार्टिकल कंसिडर करेंगे और वो सिंगल पार्टिकल का मास कंसिडर करेंगे 5 ग्राम। A body is replaced by a single particle having mass equal to that of body। और ये अपन सेंटर ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए कंसीडर करने वाले हैं, क्योंकि अपने को अप्लाई करना है, अपने को मोशन स्टडी करना है और न्यूटन के लॉज अप्लाई करना है। ठीक है बेटा? द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। बताया मैंने आपको एक एग्जांपल देके कि ये पार्टिकल सेंटर जो है, सिर्फ यही एक सेंटर, यही एक पॉइंट, यही एक पार्टिकल ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ रहा, सर्कुलर मोशन में नहीं है। इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। Such a motion is known as what बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है? अब कुछ बॉडी के सेंटर ऑफ मासेस के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा। अगर डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर रहेगा। डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर है, रिंग का भी सेंटर ऑफ मास सेंटर है। रिंग और डिस्क में क्या डिफरेंस होता है आपको मालूम है, ठीक है ना? अब देखो, ये समझो ये एक आधे मेटल का डिस्क है तो इसके अंदर पूरा मेटल भरा हुआ रहेगा। ऐसे इसके अंदर पूरा क्या भरा हुआ रहेगा बेटा? मेटल। और ये रिंग है बेटा, क्या है ये? रिंग। तो रिंग के अंदर, ये रिंग समझो गोल्ड का है। क्या का रिंग है? गोल्ड का। तो फिर ये गोल्ड सिर्फ रहेगा सरकमफरेंस पे, अंदर गोल्ड नहीं रहेगा। अब देख इधर अच्छे से, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर। ये गोल्ड का डिस्क है समझो, तो सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है वहां पे गोल्ड है,
अरे वहां पे गोल्ड है कि नहीं? यस, मगर ये रिंग है। ये सेकेंड केस में अपन क्या कंसीडर कर रहे बेटा? रिंग, और ये है डिस्क। तो रिंग का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ है बेटा? सेंटर पे। तो सेंटर ऑफ मास पे गोल्ड नहीं है, यानी ये रिंग का कोई भी पार्टिकल सेंटर पे नहीं रहेगा। बराबर है ना? तो सेंटर ऑफ मास को यहां देखा तो मास है, सेंटर ऑफ मास को यहां देखा तो मास नहीं है। बहुत बार नाम पे नहीं जाना, नाम पे जाना नहीं है, ठीक है ना बेटा? सेंटर ऑफ मास बोले कि अपने को लगता है उसको मास रहेगा, बट दिस इज नॉट ट्रू। सेंटर ऑफ मास को मास हो भी सकता है, सेंटर ऑफ मास को मास नहीं भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास मे हैव मास और मे नॉट हैव बी मास, मे हैव और नॉट बी मास। उसे मास हो भी सकता है और मास नहीं भी हो सकता है। स्फीयर का सेंटर ऑफ मास सेंटर, रॉड का मिड पॉइंट, ऐसा रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट रहेगा, ठीक है ना? रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर लैमिना है या स्क्वायर लैमिना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ये कुछ सीमेट्रिक, ये कुछ सीमेट्रिक ऐसे बॉडीज है जिनके सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बेटा बता दिए, ठीक है? चलो आसान कंसेप्ट है। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अब अपन दो पार्टिकल कंसीडर करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसीडर करेंगे और सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, जिस पे डिपेंड कोई न्यूमेरिकल अपने एग्जाम में हो सकता है। सो वी हैव टू कंसीडर टू पार्टिकल्स, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी, सिचुएटेड इन द स्पेस, स्पेस में है 3D, यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2। अब ये दो पार्टिकल्स है ऐसे, इधर एक पार्टिकल इधर एक पार्टिकल, बीच में हवा। अब ये दो पार्टिकल को, यानी ये दो पार्टिकल के मास को बैलेंस करने वाला पॉइंट कहाँ रहेगा बेटा? दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के बीच में कहीं तो भी रहेगा। समझ रहे मेरी बात को? दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के ऊपर बीच में कहीं तो रहेगा, ठीक है ना बेटा? ठीक है, देखो देखो इधर, ये है एक पार्टिकल, इसका मास है m1, ये है दूसरा पार्टिकल, इसका मास है m2। ये है एक पार्टिकल, इसका मास, आपको समझना बोल के बड़े बड़े पार्टिकल मैं निकाल रहा, नहीं तो बोलेंगे पार्टिकल इतना बड़ा होता है क्या? समझ में तो आना चाहिए, दिखना तो चाहिए। पार्टिकल बोले तो निकाला तो दिखेगा नहीं, ठीक है ना? अब इन्हें ज्वाइन करने वाला ये लाइन, इन्हें ज्वाइन करने वाला ये लाइन, इसके ऊपर रहेगा सेंटर ऑफ मास। पहले केस में अगर देखा, अगर पहले केस में देखा, मास m2 इज ग्रेटर देन m1, बॉडी बड़ा है, सेम मटेरियल के बॉडीज है, ठीक है ना बेटा? तो सोचो भला, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? पूरे बॉडी का मास बैलेंस करने वाला पॉइंट कहाँ हो सकता है? क्लोजर टू m2 और क्लोजर टू m1 और एट द मिड पॉइंट। सिंपल MCQ रहते हैं ऐसे। बोलो हाँ, क्लोजर टू m2, यहां क्लोजर टू
m1 और यहाँ m1 m2 इक्वल है, m1 इज इक्वल्स टू m2, देन सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर, सेंटर ऑफ मास इज एट द सेंटर। समझे बात को? तो ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन के ऊपर कहीं तो सेंटर ऑफ मास रहेगा सी, उसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए एक्स सी एम, वाई सी एम, जेड सी एम। अब ए पॉइंट पे जो पार्टिकल है जिसका मास है m1, उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r1। बी पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका मास है m2, उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल r2 एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज वेक्टर कैपिटल R। ठीक है, तो फिर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला, वेक्टर R इज इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखा तो आप x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा पार्टिकल का सिस्टम है तो क्या लिखना, m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 प्लस m4 वेक्टर r4 प्लस m5 वेक्टर r5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो बेटा अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ m i r i कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ m i कैन टेक वैल्यू फ्रॉम 1 to n। समेशन ऑफ m i का मतलब सारे पार्टिकल के मासेस का एडिशन, वी कैन से कैपिटल M, दैट इज टोटल मास, उसे बेटा अपन बोल सकते हैं टोटल मास। अब समझो ये दो पार्टिकल्स है, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो सोचो फार्मूला क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ओनली वी हैव टू रिप्लेस वेक्टर r1 वेक्टर r2 बाय x1 x2 और y1 y2 और z1 z2। इफ वी हैव टू फाइंड z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, then we can write m1 z1 plus m2 z2 upon m1 plus m2। समझे बात को? एक फार्मूला ध्यान में रखो, तीन फार्मूले आप आसानी से रिमाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब एक छोटी सी चीज मुझे आपको बताना है बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या चीज? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिर्फ ये मास वर्ड को हटाना और यहां पे वेट लेना। मास वर्ड को हटाओ और कौन सा वर्ड लो? वेट। वी हैव टू रिप्लेस मास बाय वर्ड वेट, देन वी कैन से इट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उसे अपन क्या बोलेंगे बेटा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, मगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन इतना बड़ा, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल, ये वो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड और बैलेंस्ड इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इज नोन एज व्हाट? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऐसा पॉइंट है जहां पे बॉडी का पूरा वेट बैलेंस होता है। अब वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है बेटा, है ना? अरे है कि नहीं? समझो अपन ने ऐसे वर्टिकल डिस्क रखा, वर्टिकल क्या रखा? डिस्क। एक ही एग्जांपल दूंगा मैं, अच्छे से समझ लेना। ऐसे वर्टिकल डिस्क है तो
हर एक पार्टिकल का वेट एक्ट हो रहा बेटा इन वर्टिकली डाउनवर्ड डिरेक्शन। अब अपने को मालूम है वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स विच डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, मीन्स वेट गोज ऑन डिक्रीजिंग, मास तो कांस्टेंट रहता है। तो फिर ये जो पार्टिकल है समझो इसे मैंने ए बोला, इसे मैंने बी बोला, इसे मैंने सी बोला, थोड़ा सा सोचो ये तीन पार्टिकल में से कौन से पार्टिकल का वेट ज़्यादा होगा। स्क्रीन को पास करो, सोचो, सोचा, आंसर आया सी, क्योंकि सी सबसे नीचे है, ठीक है ना, ये अर्थ है, तो यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए, और ए पे ज़्यादा है एज कंपेयर टू सी, ठीक है। तो हर एक पार्टिकल का वेट अलग अलग है, मास सेम वेट अलग अलग, और इसीलिए सेंटर ऑफ मास जहां है वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा, वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा बेटा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगा? सेंटर ऑफ मास के ऊपर कि सेंटर ऑफ मास के नीचे? अरे ऊपर वाले पार्टिकल्स का वेट कम है, नीचे वाले पार्टिकल्स का वेट ज़्यादा है, तो नीचे की तरफ रहेगा कौन? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये बहुत बड़े बॉडी के लिए छोटा सा अपन ने डिस्क लिया तो उतना फर्क नहीं आएगा, और जो आएगा है ना वो अपने समझ के बाहर रहेगा, है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब एक छोटी सी चीज़ मुझे आपको बताना है बेटा, एंड विच इज़ नथिंग बट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी एट रेस्ट में कब रहेगा? वेन एवर द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, then we can say that body is at rest, which is known as a translational equilibrium. फोर्स बोले कि ट्रांसलेशनल मोशन आएगा, और टॉर्क बोले कि रोटेशनल मोशन आएगा। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है? रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो, रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो। एक आधा बॉडी है, देखो इधर, ये ऐसा कोई भी एक आधा बॉडी है, स्फीयर है समझो, ठीक है। इस पे इधर से फोर्स एक्ट हो रहा, इधर से फोर्स एक्ट हो रहा, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट हो रहे। ये सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट है n नंबर ऑफ फोर्सेस है, तो ये कितना आना चाहिए बेटा? जीरो। देन वी कैन से translational equilibrium. That body is in translational equilibrium. And if the resultant torque is zero, net torque is zero, then we can say that body is in rotational equilibrium. ठीक है बेटा? तो आज के लेक्चर के लिए बेटा अपन यहीं पे रुकते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।